नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का विषय है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या है, आइए जानते हैं। किसी विषय पर अपने विचार को अपने भावों के द्वारा संक्षेप में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी कि अपने जो भाव हैं, हम किसी बात को जब रखते हैं अपने फीलिंग के साथ, भावों के साथ, तो वो चीज हमें अनुच्छेद लेखन कहलाती है। यह अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त अर्थात छोटा रूप होता है। यह गद्य की लघुत्तम विधा होती है। यानी कि जिस प्रकार निबंध विस्तार से लिखा जाता है, लेकिन अनुच्छेद है जो एक ही विचार को लेकर हम उसके छोटे रूप को हम प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे कि पहले रूपरेखा, संकेत, बिंदु आदि बनानी चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हमने इस अनुच्छेद में क्या क्या लिखना है, किसके बारे में लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर में संकेत बिंदु आपको दिए होते हैं, जिनके अनुसार आपको उसकी विस्तार करना होता है, अनुच्छेद के बारे में लिखना होता है। आगे है भूमिका उपसंहार नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि निबंध में हम भूमिका या कोई आ, हम उसका बनाते हैं, पैराग्राफ हेडिंग्स बनाते हैं, वो नहीं लिखना। ना ही हमें उपसंहार हेडिंग बनाने की कोई जरूरत पड़ती है, जबकि निबंध में ऐसा लिखना जरूरी होता है। अनुच्छेद संक्षिप्त होना चाहिए, अर्थात कि जितना आप छोटा कर सके उतना लिखना चाहिए। हमें उसको ज्यादा अनावश्यक रूप से उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। शब्दों की सीमा 80 से 120 होनी चाहिए। यानी कि शब्दों की एक सीमा है अनुच्छेद में, वो कम से कम 80 शब्दों की और ज्यादा से ज्यादा 120 होनी चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप उसको ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। आगे है वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। यानी कि आप जितने छोटे वाक्य प्रयोग करेंगे और दोनों का जुड़ाव होना चाहिए एक वाक्य का दूसरे से। यानी कि एक पंक्ति में आप जो बात कह रहे हैं उसको आप सार्थक करने के लिए दूसरी पंक्ति कर रहे हैं, और इसी तरह से तीसरी पंक्ति कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि एक पंक्ति में आपने कोई और बात कह दी, दूसरी पंक्ति पे आपने कोई और बात कह दी, क्योंकि हमने सिर्फ एक विचार को लेकर चलना होता है। इसकी जो भाषा है सरल, सटीक और प्रभावशाली होनी चाहिए। यानी कि भाषा ऐसी बनानी चाहिए कि आप पाठक को प्रभावित कर सके और जो पाठक है उसको अच्छे से समझ सके। अनुच्छेद स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि आप किस बारे में लिख रहे हैं वो हमें स्पष्ट होना चाहिए। एक अनुच्छेद में एक ही विचार व्यक्त होना चाहिए। जैसे कि हम निबंध में अनेक विचार लेकर चलते हैं कि हम कई बार एक बात को किस ढंग से कह देते हैं, एक बात को किसी ढंग से कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विचार की बात की जाती है। अगला है विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखना है। यानी कि एक बात को हम सीक्वेंस में लिखें। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय को अवश्य प्रकट करना चाहिए। यानी कि हम किसी बात की जब बात करते हैं विचार की, उस विचार को हमें प्रकट करना है, लेकिन उसको ज्यादा हमें विस्तार से नहीं करना है, नहीं तो ये निबंध का रूप ले लेता है। अनुच्छेद लिखते समय काव्य पंक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। इससे अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है, परंतु शब्द सीमा को देखते हुए उसका अर्थ एक ही पंक्ति में स्पष्ट कर देना चाहिए और उसे अनुच्छेद से जोड़ देना चाहिए। कई बार ऐसा कहा जाता है कि काव्य पंक्तियां नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन आप लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो भावार्थ है, उसका जो अर्थ है, वो केवल एक पंक्ति में दें और उसको ज्यादा विस्तार में ना समझाते हुए उसे अनुच्छेद के साथ जोड़ दें। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष निकल जाना चाहिए। यानी कि आप जब अपने विचार प्रकट कर रहे हैं तो आप इस तरह से अपने विचार रखिए कि आप उसको विस्तार, आप उसको बता भी रहे हैं, और जब अंत उसका जब निकलना हो तो ऐसा लगे कि आप उस बात को पाठक को समझाने में कामयाब हो गए हैं। आइए इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। अनुच्छेद अपने आप में एक स्वतंत्र और
पूर्ण रचना होती है। यानी कि ये अपने आप में, जिस तरह से हम निबंध कहते हैं कि निबंध एक अपने आप में रचना है, उसी तरह से अनुच्छेद भी अपने आप में पूर्ण रचना होती है। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार को ही एक बार व्यक्त करता है। अनुच्छेद में केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखा जाता है, यानी कि एक विचार से संबंधित जो जरूरी बातें हैं उनको ही हम इसमें लिखते हैं, इसलिए वो उसकी जो शब्दों की सीमा इसलिए कम हो जाती है। अनुच्छेद के वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहां पर हमें शीर्षक दिया गया है जीवन में त्योहारों का महत्व। इसके साथ संकेत बिंदु दिए गए हैं। पहला है भारतीय संस्कृति में त्योहार, भारत में प्रमुख त्योहार, संदेश और महत्व। यानी हमें इन संकेत बिंदुओं को लेकर आगे इसको समझाना है। कई बार ऐसा होता है कि संकेत बिंदु नहीं दिए होते, तो इसको आपने अपने मन में बनाना है कि हमने इस शीर्षक को किस तरह से हमने बताना है, तो वो संकेत बिंदु अपने मन में आप रख सकते हैं। अगर दिए गए हैं तो उसी को आपने व्याख्या करनी है। जीवन में त्योहारों का महत्व। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्योहार माला के मोतियों की भांति पिरोए हुए हैं। प्रत्येक त्योहार का अपना धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व है। यह त्योहार अलग अलग ऋतु में पूरे हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं और भारतीयों का जीवन अनुराग और उल्लास से भर देते हैं। इनमें होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी, ईद उल फितर, क्रिसमस, ओणम, पोंगल, गुरु पूर्णिमा आदि प्रमुख हैं। सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। जहां होली रंगों का सूचक है और जीवन में रंगों की विशेषता बताता है, वही ईद प्रेम का संदेश देता है। ओणम, पोंगल समृद्धि के बोध कराते हैं। क्रिसमस जीवन में लय लाता है। इस प्रकार प्रत्येक त्योहार का अपना एक विशेष महत्व है। यह सभी त्योहार भारतवासियों के जीवन को भाव विभोर कर उत्साह से भर देते हैं। उत्सवों की यह परंपरा भारतवासियों के जीवन से जुड़ी है। यह त्योहार नित्य नव जीवन का संचार कर हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। धन्य है भारत भूमि, जहां त्योहारों की इतनी बड़ी श्रृंखला है, जिसमें भारतवर्ष पूरे वर्ष प्रकाशित रहता है। तो आपने देखा कि जिस तरह से संकेत बिंदु में दिया गया था कि जो त्योहार है, भारत के त्योहार है, वो कौन कौन से हैं और वो क्या संदेश देते हैं। हमें बताया गया अलग अलग कौन सा त्योहार क्या संदेश देता है। कोई प्रेम का देता है, कोई समृद्धि का देता है। तो इसी तरह से जो हमारे जीवन में नया संचार करता है, सब त्योहारों का अपना अपना महत्व है। जो संकेत बिंदु हमें दिए गए थे उसको हमने आगे उसकी व्याख्या की है। उम्मीद है आपको अनुच्छेद लेखन समझ आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, ये लाइक करके, शेयर करके बताइएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।